जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोष बताने वाली हूँ। मैंने इससे पहले अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता बता चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से मेरे जुड़िए, मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं और वहाँ आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको ये जो नोट्स है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त क्या था, मतलब स्थायी बंदोबस्त क्या था कि स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी रूप से स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या था कि कोई भी काम को स्थायी रूप से लागू कर दिया जाना, अस्थायी कर दिया जाना। ठीक, जैसे परमानेंट, स्थायी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमानेंट कर दिया जाना। ठीक, अगर किसी का भी अगर जॉब है, प्राइवेट जॉब, और उसे परमानेंट कर दिया जाता है तो वो क्या बोलता है कि मेरा जो जॉब है वो अस्थायी हो चुका है। ठीक है। और ये जो स्थायी बंदोबस्त था, ये इसकी जो प्रक्रिया है, पहले क्या था कि जो किसान थे वो आत्मनिर्भर थे। ठीक है, वो किसानी करके आत्मनिर्भरता थी उनमें, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है, प्लासी का युद्ध होता है जिससे अंग्रेजों का अधिकार होने लगता है भारत पे। फिर बक्सर का युद्ध होता है जिसमें बहुत अधिकार मिल जाता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो फिर अंग्रेजों के समझ से सबसे बड़ी समस्या उसके बाद क्या होती है कि वो कर संग्रह कैसे करें। कर संग्रह करने की एक प्रणाली, एक सुव्यवस्थित प्रणाली वो लागू करना चाहते हैं, जिसके लिए वो समय समय पर कभी 1 वर्षीय, कभी 2 वर्षीय, कभी 5 वर्षीय कर करके ना व्यवस्था लागू भी करते हैं। लेकिन वो जो व्यवस्था होती है वो मतलब नहीं सही हो पाती है, वो व्यवस्था असफल होती है। जिसके बाद 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस जो रहता है वो स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू करता है। स्थायी बंदोबस्त जो रहती है इसमें तो रैयत जो रहते हैं ना वो अपनी जो भी लगान की दर रहती है उसको वो फिक्स कर देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि अंग्रेजों को ना ज़्यादा मुसीबतों का इसमें सामना नहीं करना रहता है। इसमें वो ना अपना जो भी उनका मतलब जो भी डाटा उनको तैयार करना रहता है वो तुरंत कर लेते हैं, और उनका ना किसानों से कोई संपर्क नहीं होता है किसी भी प्रकार का। ये स्थायी बंदोबस्त में ही ना एक बिचौलिए वर्ग का उदय होता है जिसका नाम क्या होता है, जमींदार। ठीक है, ये बिचौलिए वर्ग का ही संपर्क रहता है अंग्रेजों से, और जो रैयत या किसान रहता है उनका संपर्क किसानों से पूरा तरह से टूट जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 ईस्वी में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। जो सबसे पहले बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स जो होते हैं वो 1772 में इजारेदारी की प्रथा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। ये था जो क्या था कि एक ये पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। मतलब इसमें क्या था ना कि इजारेदारी व्यवस्था में जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको भूमि ना ठेके पे दे दी जाती थी। ठीक है, लेकिन यह व्यवस्था का इस व्यवस्था में ना लेकिन कई दोष थे। ठीक, जिसके बाद स्थायी बंदोबस्त को लाया जाता है। ठीक, इसी के बाद स्थायी बंदोबस्त को लाया जाता है। ठीक, अस्थायी बंदोबस्त को 22 मार्च 1793 को बंगाल और बिहार में लागू किया गया। इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मतलब स्थायी बंदोबस्त को हम जमींदारी और इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह व्यवस्था पहले बंगाल व बिहार में लागू की गई थी, लेकिन फिर बाद में इसे उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, बनारस में लागू की गई थी। कंपनी के कुल 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, अब देखते हैं हम अस्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ थे। ठीक है, मतलब क्या गुण थे इसके। पहला, इस व्यवस्था से कंपनी को प्रथम लाभ यह हुआ कि कंपनी की आय निश्चित की गई। ठीक है, इस व्यवस्था से कंपनी को सबसे पहला लाभ क्या होता है कि इस व्यवस्था में ना आय जो होती है वो निश्चित की जाती है। उसे एक निश्चित तिथि को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। मतलब कंपनी को ना क्या होता है कि एक निश्चित तिथि तय की जाती है और उसमें एक निश्चित राशि रहता है जो कंपनी सरकार तय करता है, वो उन्हें मतलब एक समय पर दे दिया जाता है। इससे कंपनी का बजट तैयार करने में सुविधा होती है। ठीक है, इससे कंपनी को ना अपना बजट तैयार करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही थी। ठीक, अब कंपनी को प्रत्येक किसान से भूमि राजस्व वसूल
करने के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। अब कंपनी का क्या था कि प्रत्येक किसानों के पास उनको जाना नहीं था, उनको अपनी सेना नहीं भेजना था, क्योंकि वो एक बिचौलिए वर्ग का उदय कर देते हैं जमींदारों को, ठीक है, वही उनको राजस्व ला के देते हैं, ठीक है। अब कंपनी को अपने साम्राज्य का विस्तार तथा व्यापार के विस्तार का समय मिल गया। अब कंपनी के पास है ना अपना मतलब विस्तार करने का, साम्राज्य का विस्तार करने का और अपने व्यापार को बढ़ाने का उनको समय मिल गया ज़्यादा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अब जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त बन गए, ठीक है। अब जो जमींदार थे वो कंपनी के स्वामी भक्त बन जाते हैं और ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन हुए और जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन हो रहे थे, ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन भारत में किए जा रहे थे, उनमें अंग्रेजों की सहायता की। इन जमींदारों ने तन मन से अंग्रेजों की सेवा की, ठीक है, मतलब उनमें जमींदारों की सहायता की, ब्रिटिश विरोधियों के खिलाफ मतलब अंग्रेजों की ही सहायता कर रहे थे, ठीक है, वो भारत के लोगों के साथ नहीं थे, ठीक, और वो तन मन से अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल के जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। कंपनी ने उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया था, ठीक। स्थायी बंदोबस्त जो था वो जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ और कंपनी ने उन्हें क्या किया, भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया था, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, जमींदारों को पूरा भरोसा हो गया था कि जब तक वह निश्चित राशि कंपनी को चुकाते रहेंगे तब तक वह भूमि के स्वामी बने रहेंगे, ठीक। उनको पूरा विश्वास था ना जमींदारों की कि जब तक वो निश्चित राशि अंग्रेजों को देते रहेंगे तब तक उनसे कोई उनका मतलब वंशानुगत जो अधिकार है भूमि पर से उनका कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। छठा क्या है, स्थायी बंदोबस्त से यह भी लाभ हुआ कि कृषि में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप बंगाल शीघ्र ही भारत का सबसे समृद्ध प्रांत बन गया। इसे व्यापार और उद्योग का भी बढ़ावा मिला, ठीक है। इससे क्या कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिला था, ठीक। स्थायी बंदोबस्त के दोष और हानियां, ठीक है, दोष स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या थी, चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, इस व्यवस्था में सबसे अधिक हानि किसानों को हुई थी, ठीक, क्योंकि उसके भूमि संबंधित परंपरागत अधिकार छीन लिए गए थे और वे केवल खेतीहर मजदूर बन गए थे, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे अधिक हानि जो है वो किसानों को हुई थी, उनका जो भूमि था उनका मालिकाना हक छीन के जमींदारों को दे दिया गया था और वो एक खेतीहर बन गए थे, ठीक है। अपनी भूमि में ही वो एक मजदूरी के रूप में बस खेती ही कर रहे थे, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, किसानों को जमींदारों के अत्याचारों तथा शोषण का सामना करना पड़ा। वे जमींदार की दया पर आश्रित हो गए, ठीक है। किसानों को मतलब जमींदारों का जो अत्याचार था और शोषण था उनका सामना करना पड़ा और जो जमींदारों की दया होती थी उन पे किसान जो रहते थे वो आश्रित होते चले गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ा। मतलब जमींदारों का ना विलासितापूर्ण होने से क्या हुआ कि वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, वो समृद्ध होने से, ठीक है। और उनका जो उनके कारण क्या था कि सामाजिक भ्रष्टाचार भी समाज में बढ़ा, ठीक। हमारा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, कृषकों के अत्यधिक शोषण से कालांतर में कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जिस कारण स्वतंत्रता आंदोलन ने किसानों की भागीदारी हुई थी, ठीक है, किसानों की भागीदारी हुई थी, ठीक। पांचवा क्या है हमारा, जमींदार भी जब समय पर राजस्व अदा नहीं करते थे वे तो उन्हें भी जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था। किस कानून के द्वारा, सूर्यास्त कानून के द्वारा। सूर्यास्त कानून जो रहता है वो कब लाया गया था, सूर्यास्त कानून ना 1794 में लाया जाता है, ठीक। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया जाता है, उसके एक साल तुरंत बाद 1794 में सूर्यास्त कानून लाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि का लाभ सरकार को प्राप्त ना होकर जमींदारों को प्राप्त होता था कि इसको भारत के अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया। इसी कारण ना इसको भारत के और भी क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था, ठीक। इसका सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सातवां पॉइंट हो जाता है हमारा, भूमि क्षेत्र में अदृश्य मध्यस्थों की अदा
कि बाढ़ आ गई, जिन्होंने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में ना क्या हुआ कि बाढ़ आ जाता है, ठीक, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि जो जमींदार रहते हैं वो उनसे कर वसूलते रहते हैं, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा शोचनीय और दयनीय हो जाती है। ठीक, इससे किसानों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, इस सब का पता अंग्रेजों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक, किसान पहुंचने नहीं देते हैं, कुछ भी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, हम नहीं जानते हैं, हमको बस मेरा कर चाहिए तो काय चाहिए। ठीक, यही उनका रूल था। ठीक है, हमारा 8वां पॉइंट क्या है, जमींदार वर्ग जो थे ना वो स्वतंत्रता आंदोलन को भी ना हानि पहुंचाया। ठीक, क्योंकि यह वर्ग अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त बना रहा। ठीक, ये वर्ग जो था वो अंग्रेजों के प्रति हमेशा स्वामी भक्त बना रहा। कई अवसरों पर राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार को ही सहायता दी, जैसे 1857 के क्रांति के समय ये जो जमींदार वर्ग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने बुरे थे ना कि क्या बताएं। इनके कारण ना हम लोग बहुत बार मतलब चूक चुके हैं आज़ादी पाने से। ठीक, ये 1857 की क्रांति जो होती है ना भारत में, उसमें भी जमींदार वर्ग ना एकदम बहुत बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं अंग्रेजों की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।